उर्मिला अर्जुन को बस दूर से देखती रहती थी। अर्जुन शहर में एक कॉलेज में पढ़ता था और उर्मिला उस कॉलेज के आसपास ही घूमती थी। असल में उर्मिला एक इच्छाधारी नागिन है, लेकिन बचपन से ही इंसानों के प्रति उर्मिला को एक लगाव सा है। बचपन में वो नागिनों की बस्ती में रहती थी। वहां सभी नागिन इंसानों के बारे में उल्टी सीधी बातें करते थे। इंसान बड़े भयानक जीव हैं। सुन उर्मिला, इंसानों के आसपास भी मत भटकना। क्यों चाची, अच्छे इंसान नहीं होते हैं क्या? नहीं, इंसान अच्छे नहीं होते। वो हमेशा हमारी बुराई के बारे में सोचते हैं। लेकिन उर्मिला का मन ये मानने के लिए तैयार नहीं था और जवान होते ही वो नागिन बस्ती से बाहर शहर चली आई और पहले ही दिन उसने अर्जुन को देखा। अर्जुन सर्पेंटोलॉजी यानी कि सांपों को लेकर कॉलेज में पढ़ाई करता था, इसीलिए उसे पता था कि सांप और नागिन इस पृथ्वी के लिए कितने जरूरी हैं। वो रास्ते में हाथ में कुछ कागज लेकर खड़ा था और सभी में वो कागज बांट रहा था। सुनिए सब लोग, दया करके सांपों को मत मारिए। अगर सांप आपके घर में घुस जाए तो तुरंत सरकारी दफ्तर में फोन कीजिए, लेकिन सांपों को मत मारिए। अर्जुन ये सब जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बता रहा था और ये देखते ही उर्मिला ने सोचा, अरे ये लड़का तो बहुत अच्छा है। ये तो हमारे बारे में सोचता है और दिखने में भी कितना अच्छा है ये। उर्मिला अर्जुन के प्यार में पड़ गई। वो अर्जुन को फॉलो करने लगी। अर्जुन कॉलेज जाता और उर्मिला कॉलेज के बाहर खड़ी रहती। ऐसे ही एक दिन अर्जुन कॉलेज से निकला और उर्मिला से उसकी टक्कर हो गई। माफ करना, मैंने देखा नहीं। नहीं नहीं, आपकी गलती नहीं है। दरअसल मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मैं अ, म, मैं आपसे मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। उर्मिला भी दिखने में बहुत अच्छी थी। अर्जुन ने भी हाँ कर दिया और ऐसे ही दोनों में प्यार का सिलसिला चलता रहा। और कॉलेज खत्म होने के बाद ही अर्जुन ने उर्मिला से कहा, उर्मिला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ अर्जुन, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और उर्मिला की नागिन बस्ती की एक नागिन ने ये देख लिया। पूरी बस्ती को उर्मिला और अर्जुन के बारे में पता चल गया। उर्मिला जब बस्ती में लौटी तब सारी नागिनों ने मिलकर उर्मिला को उल्टा सीधा कहा, तू तो नागिन समाज की कलंक है, कलंक। वो लड़का ये नहीं जानता है कि तू कौन है। जिस दिन उसे पता चल जाएगा कि तू इंसान नहीं एक इच्छाधारी नागिन है, उस दिन देखना कि वो तेरे साथ क्या करता है। ये बोलकर सभी ने उर्मिला को बस्ती से बर्खास्त कर दिया। उर्मिला अर्जुन के पास चली आई और एक मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। अर्जुन उर्मिला को लेकर गांव चला गया। पूरा दिन बस में बैठने के बाद उर्मिला को बहुत गर्मी हो रही थी। अर्जुन, मुझे बहुत गर्मी हो रही है। हाँ, जाओ नहा लो बाथरूम में। उर्मिला बाथरूम में चली गई और बाल्टी के पानी से नहाने लगी, लेकिन उर्मिला का मन नहीं भरा। ओह, कहाँ मैं तालाबों में तैरती थी और यहाँ मुझे बाल्टी के पानी से नहाना पड़ रहा है। ऐसे ही रोज नहाना पड़ा तो मेरी तो हालत ही खराब हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे तालाब ढूंढना पड़ेगा। उर्मिला नहाकर निकली। उसकी सास ने खाना परोस दिया। खाना खाकर सभी सो गए। अर्जुन भी सो गया। तभी उर्मिला चुपके से उठी और अपने नागिन अवतार में आई और फिर खिड़की से बाहर चली गई। बाहर थोड़ी दूर जाने के बाद ही उसे एक तालाब दिखा। अरे, यहाँ एक तालाब है, मैं इसी में कूद जाती हूँ। उर्मिला इंसान के रूप में आ गई और तालाब में तैरने लगी। आह, बड़ा मजा आ रहा है। कहाँ बाल्टी का पानी और कहाँ तालाब। अच्छे से नहाने के बाद वो वापस चली आई। किसी को कुछ पता नहीं चला। उसने मन ही मन में सोचा, अब से मैं यही करूंगी, रोज रात को तालाब में नहाने चली जाऊंगी। उर्मिला ये सोचकर खुश हो गई। अगले दिन भी उर्मिला ऐसे ही रात को नहाने के लिए निकल गई और इसी तरह कुछ दिन बीत गए। लेकिन एक दिन उर्मिला रात को तालाब में नहा रही थी और इधर अर्जुन की नींद टूट गई। अरे उर्मिला कहाँ है? उर्मिला, उर्मिला, कहाँ हो तुम? अर्जुन उर्मिला को ढूंढने लगा। कमरे के बाहर जाकर जोर जोर से उर्मिला को बुलाने लगा। आवाज सुनकर उसकी माँ जानकी उठ गई। क्या बात है बेटा, इतनी रात को चिल्ला क्यों रहा है? उर्मिला कमरे में नहीं माँ, पता नहीं कहाँ है। अरे, इतनी रात को कहाँ जाएगी वो? ठीक से नहीं देखा होगा तूने। ये बोलकर जानकी और अर्जुन कमरे के अंदर गए और देखा कि उर्मिला बिस्तर पर आराम से सोई हुई है। ये रही बहू, मैंने कहा था ना कि यही होगी। क्या हुआ माँ? अभी तो तुम यहाँ नहीं थी। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं तो यहीं पर थी आपके पास। अच्छा, तो फिर मुझसे कोई गलती हो गई होगी। अर्जुन सो गया।
उर्मिला ने अपने ही मन में सोचा, आज तो बाल बाल बच गई। अगले दिन उर्मिला फिर से नहाने के लिए खिड़की से बाहर चली गई और आज भी अर्जुन की नींद टूट गई। अरे, आज भी उर्मिला नहीं है? नहीं नहीं, ये तो मेरी आंखों की गलती नहीं हो सकती। मुझे जानना पड़ेगा कि उर्मिला कहाँ है। अर्जुन चुपके से घर के बाहर निकल गया और देखा कि उर्मिला तालाब में नहा रही है। अरे, वो रही उर्मिला, लेकिन वो इतनी रात को तालाब में नहा क्यों रही है? अर्जुन एक पेड़ के पीछे छुप गया। नहाने के बाद उर्मिला चलते हुए घर के पास आई और नागिन बनकर खिड़की से अंदर घुस गई। अर्जुन ने ये देखा और उसके होश उड़ गए। अरे, ये क्या? उर्मिला एक इच्छाधारी नागिन है? अर्जुन तुरंत कमरे के अंदर घुस गया। उर्मिला, तुम एक इच्छाधारी नागिन हो, लेकिन ये बात तुमने मुझसे छुपाई ही क्यों? आप सब कुछ जान गए? हाँ, मैंने आज सब कुछ देख लिया। मैंने सोचा था कि मेरी असलियत जानने के बाद आप मुझसे प्यार नहीं करेंगे। ऐसी बात नहीं है उर्मिला, मुझे सांप और नागिनों से बहुत प्यार है। आप मुझसे अभी भी प्यार करते हैं? हाँ उर्मिला, हाँ, लेकिन तुम बाहर नहाने क्यों जाती हो? मैं नागिन हूं ना, बाथरूम में नहाकर मजा नहीं आता है, इसीलिए मैं रोज तालाब में नहाने के लिए चली जाती हूँ। ये सब बातें चल ही रही थी कि इतने में जानकी आ गई। वो बाहर खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी। मैंने सब कुछ सुन लिया है बहू, तुम एक नागिन हो। एक नागिन को मैं बहू के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकती। बेटा, इस नागिन ने तुझे अपने जाल में फंसाया है। नहीं मां, नहीं, ये मुझसे प्यार करती है और मैं भी इससे प्यार करता हूँ। नहीं, ये सब झूठ है। मैं अभी गांव वालों को खबर करती हूँ। जानकी ने गांव वालों को सब कुछ बता दिया। गांव वाले गुस्सा हो गए। अर्जुन उर्मिला को लेकर भागने लगा। भागते भागते वो दोनों नागिनों की बस्ती में चले गए और उनके पीछे पीछे पूरा गांव हाथ में मशाल लेकर हाजिर हो गया। ये नागिनों की बस्ती है, जला दो सब कुछ, एक भी नागिन बच ना पाए। लेकिन तभी अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, रुक जाइए आप लोग, आखिर कब तक ये तबाही चलती रहेगी? नागिन बुरी नहीं होती, हम इंसान उन्हें बुरा होने के लिए मजबूर करते हैं। अगर आप लोगों को तबाही करनी ही है तो पहले मुझे मारना होगा। ये सुनकर सभी रुक गए। अर्जुन, तुम अच्छे हो, इसलिए हम तुम्हारी बात सुन रहे हैं। आज से हम सांप और नागिनों को नहीं मारेंगे। सभी वापस चले गए। नागिनों की बस्ती में भी खुशी का माहौल छा गया। वाह उर्मिला, तेरा पति तो सच में अच्छा है। हम तेरे पति को दामाद के तौर पर स्वीकार करते हैं। नागिनों ने भी अर्जुन को अपना लिया। इसके बाद अर्जुन ने एक घर बनाया और उस घर में उर्मिला के लिए एक स्विमिंग पूल भी बनाया ताकि उर्मिला आराम से खुले में नहा सके। और ऐसे ही सभी खुशी खुशी रहने लगे। कहाँ हो सुनीता? जल्दी करो, फिर मुझे काम पर भी जाना है। जी आई, बस 2 मिनट दीजिए, बस तैयार हो ही गई। पारस एक सरकारी ठेकेदार था। उसकी अपनी एक छोटी कंपनी थी जो ठेके पर सड़कें बनाती थी। सुनीता उसकी पत्नी थी। दोनों खुशी खुशी रहते थे। ये दोनों ही भगवान शिव शंकर के बड़े भक्त थे। पारस और सुनीता के पास सब कुछ था सिवाय एक संतान के। इनकी शादी के 5 साल पूरे हो चुके थे, लेकिन अब तक इनका जीवन बच्चे की किलकारियों के लिए तरस रहा था। हाँ तो सुनीता, क्या मांगा शंभू से? मैं क्यों बताऊं? बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुमने यही मांगा होगा कि तुम्हारी सूनी गोद भर जाए। नहीं तो अब मैंने तो भगवान से मांगा कि आप ऐसे ही हमेशा तरक्की करते रहें। इतना कहकर सुनीता चुप हो गई। उसकी लड़खड़ाती जुबान को सुनकर पारस को समझ आ गया था कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी उसने सुनीता से कुछ नहीं कहा और बात को बदल दिया ताकि इस बारे में सोचकर सुनीता को और दुख ना हो। फिर कुछ दिनों के बाद, सुनीता, सुनीता कहाँ हो? क्या हो गया जी? अरे सुनीता, आज मैं बहुत खुश हूँ। लो, सबसे पहले ये गुलाब जामुन खाओ। अरे बताओ तो सही, हुआ क्या है? तुम्हें याद है, मैंने 3 महीने पहले एक टेंडर भरा था, वो भरतपुर वाली सड़क का। हाँ याद है मुझे। हाँ, तो वो पूरी सड़क बनाने का ठेका मुझे मिल गया है। अरे वाह, सब भगवान की कृपा है। हाँ सुनीता, ये काम बहुत बड़ा है। सोच रहा हूँ कि इस बार जब उसकी पेमेंट आएगी ना, तो अपने सारे मजदूरों को अच्छा बोनस दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात सोची आपने। अच्छा ये बताओ कि काम कब से शुरू करना है? बस कल से ही। इंजीनियर्स को साथ लेकर जाना है, पहले जंगल में जाकर सर्वे करना है और बस उसके बाद से काम शुरू। जंगल जाने पर वहां क्यों? तुम्हें पूरी बात समझाता हूँ। असल में भरतपुर शहर से दूर बसा एक छोटा सा कस्बा है। वहां से शहर आने के लिए अभी पूरे 20 किलोमीटर घूम कर आना पड़ता है। लेकिन जिस जंगल के पास भरतपुर बसा हुआ है, अगर उस जंगल के किनारे किनारे सड़क बनाई जाए तो ये दूरी सिर्फ 10 किलोमीटर रह जाएगी। तो बस सरकार यही सड़क बनवाना चाहती है और इसी सड़क को बनाने का टेंडर मुझे मिला है।
लेकिन इसके लिए आपको जंगल में काम करना पड़ेगा जी। वहां तो जंगली जानवर भी होंगे ना? हाँ, पर तुम चिंता मत करो। काम के दौरान मेरी और मेरे मजदूरों की सुरक्षा के लिए वन विभाग के 2 गार्ड्स वहां हमेशा मौजूद रहेंगे। चलो, अब जल्दी से मेरी पैकिंग करवा दो। अब कल सुबह ही सर्वे के लिए निकलना है। पारस दिल का बहुत अच्छा आदमी था। वो नया ठेका मिलने से बहुत खुश था। फिर अगले ही दिन पारस अपने इंजीनियर के साथ उस जंगल में पहुंच गया। उसके साथ वन विभाग का एक गार्ड रामलाल भी था। क्यों रामलाल जी, यही है वो जंगल? हाँ सर, यही है वो जंगल। तो यहाँ शेर वगैरह भी हैं क्या, या सिर्फ ऐसे ही घना जंगल है? सर, सब कुछ है यहाँ। हाथी, शेर, भेड़िया और मतलब और क्या है? पुरानी कहानियां हैं हुजूर। कुछ लोगों का मानना है कि इस जंगल में एक इच्छाधारी नागिन भी रहती है। अरे वाह, ये तो कमाल है। तो ये बताइए कि उस इच्छाधारी नागिन को कभी किसी ने देखा भी है, या फिर ऐसे ही हवा में बातें? अब सुना तो है कि गांव के 2 लोगों पर जब यहाँ जंगली भेड़ियों ने हमला कर दिया था, तब वो आई थी उन दोनों को बचाने। अच्छा, पर हमने तो हमेशा सुना है कि नागिन, खास तौर से इन इच्छाधारी नागिनों को हमेशा इंसानों से बदला ही लेना होता है। अब नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर आप उनका नुकसान नहीं करेंगे तो वो आपको नुकसान क्यों पहुंचाएंगे भला? हाँ रामलाल जी, ये बात तो आपने ठीक कही। अब अच्छा रामलाल जी, अब चलते हैं यहाँ से। इंजीनियर बाबू ने सर्वे कर लिया होगा, और फिर कल से पेड़ों को काटने का काम भी तो शुरू करना है। पारस और रामलाल वहां से चले गए। अगले दिन सुबह से ही मशीनों से पेड़ों के कटने का काम शुरू हो गया। तभी पारस ने अपने मजदूरों से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो सभी लोग। जहां जहां निशान लगा है उससे बाहर एक भी पेड़ नहीं कटना चाहिए, ठीक है? सड़क अपनी जगह है, लेकिन जंगल को ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। और मशीन चलाते हुए इस बात का भी ख्याल रखना कि मशीन के नीचे कोई छोटा जानवर, कोई घरौंदा या किसी जानवर का बिल ना हो, ठीक है? चलो, अब थोड़ा ब्रेक लो, क्योंकि खाना आ गया है। खाने के बाद फिर से काम शुरू करेंगे। पारस के मन में ये बात चुभ रही थी कि उसे सड़क बनाने के लिए कई पेड़ों को काटना पड़ रहा था, पर सड़क बनाने के लिए ऐसा करना जरूरी था। फिर उसी शाम जब उस दिन का काम खत्म होने ही वाला था, तभी मशीन का ऑपरेटर पारस के पास भागा भागा आया। सर सर, जल्दी चलिए। क्या हुआ? सर, वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ है। जब मैं उसे काटने गया तो देखा कि उस पेड़ के नीचे बहुत घना झाड़ियां हैं। उन झाड़ियों को हटाया तो वहां पर अंडे मिले हैं। पूरे 7 अंडे हैं सर। हैं? किस जानवर के हैं वो अंडे? पता नहीं सर, वो काफी बड़े अंडे हैं और बहुत चमक भी रहे हैं। अंदाजा ही नहीं है कि किस जानवर के अंडे हो सकते हैं। आप चल के देखिए ना सर। ऑपरेटर की बात सुनकर पारस उस पेड़ की तरफ चल दिया। उसने देखा कि वाकई पेड़ के नीचे एक बिल जैसा बना हुआ है, जहां सफेद रंग के चमकदार 7 अंडे रखे हुए थे। पारस ने फिर तुरंत रामलाल को बुलवाया। उन अंडों को देखकर रामलाल बुरी तरह घबरा गया और घबराते हुए बोला, सर, हो ना हो ये उसी नागिन, मतलब उसी इच्छाधारी नागिन के अंडे हैं। क्योंकि देखने से तो ये किसी नागिन के अंडे ही लग रहे थे, लेकिन ये इतने बड़े हैं तो किसी साधारण नागिन के नहीं हो सकते। और वैसे भी फिलहाल हम उसी के इलाके में हैं जहां उस इच्छाधारी नागिन के होने की खबरें हैं। रामलाल इससे ज्यादा कुछ कह पाता तभी पीछे झाड़ियां हिलने की आवाज आई, तो सभी लोग डर के मारे कांपने लगे। रामलाल खतरा भांपते ही वहां से सबसे पहले भागा। उसे भागता देखकर सारे लोग कस्बे की तरफ भागने लगे। पारस उन्हें रुकने के लिए कहता रहा, लेकिन कोई नहीं रुका। अब पारस वहां बिल्कुल अकेला खड़ा था। तभी अचानक उसे सामने से 2 भेड़िए उसी की तरफ आते दिखाई दिए। वो दोनों बहुत ही खतरनाक दिख रहे थे और उन्हें देखकर पारस भी घबरा गया। लेकिन उन भेड़ियों का ध्यान पारस पर नहीं बल्कि उन अंडों की तरफ था जो पारस से कुछ ही दूर थे। भेड़िए तो अंडे नहीं देते, इसका मतलब ये भेड़िए इन अंडों को खाने आए हैं। नहीं, ये अंडे किसी के भी हों, मगर है तो इनके अंदर भी किसी का बच्चा ही ना। मुझे इनकी रक्षा करनी होगी। पारस ने फौरन जमीन पर पड़ा डंडा हाथ में लिया और जाकर भेड़ियों से भिड़ गया। पारस उन दोनों भेड़ियों से भिड़ नहीं पा रहा था। वो दोनों पारस पर भारी पड़ रहे थे। पारस को लगने लगा कि आज अंडों से पहले भेड़िए उसे ही मार डालेंगे। लेकिन तभी अचानक वो भेड़िए पारस से दूर जाने लगे। पारस के पीछे से किसी के फुफकारने की आवाज आ रही थी। पारस जैसे ही पलटा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वहां एक विशाल नागिन खड़ी हुई थी। वो नागिन इच्छाधारी थी, मतलब कि आधी इंसान और आधी नागिन के रूप में, जिसकी आंखें गुस्से में लाल थी। वो फौरन आगे बढ़ी और उसने एक भेड़िए को उठाकर इतनी जोर से पटका कि दूसरा भेड़िया ये सब देखते ही भाग खड़ा हुआ और पहले वाला भी लंगड़ा कर वहां से चलता बना। पारस अब सुरक्षित था, लेकिन अपने सामने इतनी बड़ी और वो भी एक इच्छाधारी नागिन को देखकर पारस की हालत खराब थी।
मुझे छोड़ दो प्लीज। मैं तो बस। तुम क्या कर रहे थे मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम न होते तो वो भेड़िए मेरे अंडों तक पहुंच ही जाते। आप तो बोल रही हो। ओ हाँ, मतलब आप तो बोल भी सकती हो। आप चिंता मत करो, आपके अंडों को कोई कुछ नहीं करेगा। मैं अपने सारे लोगों को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं, तुम अपना काम करते रहो। तुम नहीं बल्कि मैं अपने अंडे लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। वैसे भी अब ये जगह मेरे अंडों के लिए सुरक्षित नहीं, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक भेंट देना चाहती हूँ। आप एक काम करिए, इनमें से एक अंडा आप ले जाइए, मेरी तरफ से भेंट समझकर। अब नहीं, मैं नहीं ले सकता। वैसे भी मैं क्या करूंगा इस अंडे का? मुझे सांप पालने का कोई खास शौक है भी नहीं वैसे। ये मेरी भेंट है आपको, तो आपको इसे लेना तो होगा ही। आप चिंता मत कीजिए, ये कोई साधारण अंडे नहीं है, बल्कि एक इच्छाधारी नागिन के जादुई अंडे हैं। इनमें से एक अंडा अपने घर ले जाओ और अपनी पत्नी के साथ उसे भगवान शिव के चरणों में रख देना। फिर जो भी मन्नत मांगोगे वो पूरी होगी। इतना कहते ही नागिन ने अपना एक अंडा उठाकर पारस की तरफ बढ़ा दिया। नागिन की बात मानने के सिवाय पारस के पास अब कोई चारा नहीं था। इसके बाद वो इच्छाधारी नागिन अपने बाकी अंडों को लेकर वहां से चली गई। फिर पारस ने ठीक वैसा ही किया जैसा उस इच्छाधारी नागिन ने उसे करने को कहा था। सुनीता और पारस ने उस अंडे को भगवान शिव के चरणों में रखा और हाथ जोड़कर वही मुराद मांगने लगे जो हर रोज मांगते थे, अपने लिए एक संतान। फिर अगले ही पल अचानक कुछ टूटने की आवाज आई और पारस और सुनीता ने अपनी आंखें खोली। वो जादुई अंडा पहले से काफी बड़ा हो चुका था और उसमें दरार भी पड़ चुकी थी। फिर जैसे ही वो अंडा फूटा तो उसके अंदर से एक बड़ी ही प्यारी सी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। पारस और सुनीता की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि वो दोनों अब ना तो बे औलाद थे और ना ही दुखी।